नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पे सरकार कितनी सीरियस है, सरकार चाहती क्या है, इसको इतना तेजी से आगे क्यों बढ़ा रही है और यह मसौदा कितना प्रैक्टिकल है, आज हम इसी की बात करेंगे। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन की बात को चुनाव के पहले ही मोदी सरकार ने उठाया था और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की सिफारिशें बेसिकली आ चुकी हैं। उस कमेटी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत किया, अपोजिशन से लेकर के रूलिंग पार्टी से लेकर के लगभग सारी पार्टियों के साथ बातचीत किया। उसमें कुछ पार्टीज ने बहुत सकारात्मक सहयोग दिया, कुछ ने उसका विरोध भी किया। बावजूद इसके कमेटी की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है, मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सवाल उठता है कि उस वन नेशन वन इलेक्शन की जो मसौदा है वो कितना प्रैक्टिकल है। उस मसौदा में कहा क्या गया है? वो मसौदा कहता है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराया जा सकता है और उसी तरह से इन चुनावों के 100 दिन बाद देश भर के सभी स्थानीय निकायों के चुनावों को भी एक साथ कराया जा सकता है। मतलब पूरे देश में 2 बार में देश के सारे चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। यह कमोबेश यही मसौदा है। सरकार इसको डेवलपमेंट से जोड़ रही है, विकास से जोड़ रही है। मोदी जी पहले से कहते रहे हैं कि देश में विकास कार्य आगे बढ़ना चाहिए, साल भर लगातार चुनाव होते रहते हैं, उससे हमें बचने की जरूरत है। तो बहरहाल उसका उसके पीछे जो मकसद है बहुत बड़ा बता के मोदी जी ने पेश किया है। अब सवाल उठता है कि कितना प्रैक्टिकल है वन नेशन वन इलेक्शन। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात है नहीं भारत में। यह तो 1951-52 से चला आ रहा है। भारत का पहला लोकसभा चुनाव 51-52 में हुआ था, तो वो वन नेशन वन इलेक्शन पे ही हुआ था, उसी पैटर्न पे हुआ था। देश के सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ था। बाद में 1957, 1962, 1967 तक के भी चुनाव लगभग कमोबेश एक साथ हुए थे। महज केरला एक अपवाद था जिसको कि 1959 में वो सरकार गिरा दी गई थी वामपंथियों की। तो बहरहाल वन नेशन वन इलेक्शन भारत में पहले से होता रहा, लेकिन 67 के बाद राज्य सरकारें गिरी, राज्य सरकारें गिराई गई, कई सरकारें अल्पमत में आई। बाद में केंद्र सरकार ने 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने खुद चुनाव को अर्ली करा दिया। बाद में फिर जनता पार्टी की सरकार आई, वो सरकार कुछ दिन में ही गिर गई, तो मध्यावधि चुनाव हुआ। ऐसे ही राज्य सरकारें बीच में मध्यावधि चुनाव कराती रहीं या गिर गई, वहां चुनाव होता रहा। केंद्र सरकारें बीच में गिर गई। इस प्रोसेस में विधानसभा लोकसभा के चुनाव आगे पीछे हो गए। अब जो है अलग अलग राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं, कुछ राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं और पार्लियामेंट का चुनाव जो है अलग होता है। तो बेसिकली अब उनको एक साथ लाने की कोशिश है। सरकार की मंशा है कि 2029 में देश के सभी चुनावों को एक साथ करा दिया जाएगा। तो होगा क्या कि जो विधानसभाओं का कार्यकाल जो है 2029 के पहले खत्म हो गया, उनको विस्तारित कर दिया जाएगा। जिन सरकारों का समय काल 2029 के बाद पूरा होने वाला होगा, उसको बातचीत करके उसको प्रीपोन कर दिया जाएगा। सरकारें इस्तीफा दे देंगी और फिर चुनाव की तरफ बढ़ जाएंगी और 2029 में देश भर में पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन के पैटर्न पे चुनाव होगा। सवाल उठता है कि इससे होगा क्या? वन नेशन वन इलेक्शन के बाद फिर कैसे सरकारें चलेंगी? फिर भी राज्य सरकारें मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ सकती हैं, राज्य सरकारें गिर सकती हैं, राज्य सरकारों को गिराना पड़ सकता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार अल्पमत में आ सकती है, केंद्र सरकार अल्पमत में आ जाएगी तो फिर मध्यावधि चुनाव हो सकता है। एक बार फिर सब आगे पीछे हो जाएगा। कितने दिन चलता रहेगा ये वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला? उसके लिए भी इस मसौदे में एक प्रोविजन बनाया गया है कि भाई जो भी सरकार या राज्य सरकार, जो भी सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव होंगे, वहां पे जो मध्यावधि चुनाव होंगे वो उतने ही समय के लिए होंगे जितना उस सरकार का कार्यकाल बचा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके राज्य में कोई सरकार चल रही हो और 3 साल बाद वो सरकार गिर जा रही है, तो वहां चुनाव होगा, 2 साल के लिए वहां पे एक नई सरकार बनेगी, फिर 5 साल बाद एक साथ देश भर का चुनाव होगा। अब ये कितना इम्प्रैक्टिकल है, कितना अव्यवहारिक है। सोचिए, मान लीजिए किसी राज्य में 1.5 साल चुनाव के बचे हों और सरकार गिर जाए, फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो 2-3-4 महीने चुनाव में लग जाएंगे और 4 महीने बाद वहां सरकार बनेगी तो 1 साल के लिए बनेगी। मान लीजिए केंद्र की कोई सरकार हो जो 1 साल पहले गिर जाए, उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं बात। मान लीजिए अब 1 साल पहले चुनाव कराना हो तो फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, कम से कम 6 महीना लगेगा लोकसभा चुनाव करने में, और 6 महीना बाद एक सरकार फिर 6 महीने के लिए बनेगी। ये कौन सा व्यवहारिक तरीका है? या जो सरकार बनेगी 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, वो कितनी प्रैक्टिकल होगी, कितना काम कर पाएगी? जिस देश में हम काम करने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, वहां हम इस तरह की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फार्मूला है वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सफल हो ही नहीं सकता है।
हम 2029 में एडवेंचरस होकर करा सकते हैं, जिससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। चीजें फिर गड्ढमड हो जाएंगी या फिर घालमेल होगा। अब सोचिए कि मान लीजिए सरकारें बीच में गिर जा रही हैं, 2-3 6 महीने 8 महीने साल भर पहले कोई सरकार गिर जा रही, राज्य सरकार। आज एक ऐसे देश में, एक ऐसे समय में जहां विधायक रोज सौदेबाजी कर रहे हैं, जहां पे हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें आती रहती हैं, आप सोचिए कि विधायकों और सांसदों पे सरकारों को बचाने की नैतिक जिम्मेदारी आ जाएगी। कल हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बेसिकली रास्ता खोल दिया जाएगा, उनके लिए तार्किकता दी जाएगी। विधायक कहेंगे कि सरकार बनाना हमारे लिए जरूरी था, इसलिए मैंने इस गठबंधन से कूद करके ये गठबंधन ज्वाइन कर लिया, मैं इस सरकार से निकल के यहां चला आया। यानी सरकार बने और वन नेशन वन इलेक्शन होता रहे, इसके लिए हमने सब कुछ किया है। एक तरह से त्याग की मूर्ति बन जाएंगे। सारी जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो सारा घालमेल है, वो त्याग की मूर्ति के रूप में लोग अपने पक्ष में मोड़ देंगे। अब सोचिए कितना अव्यवहारिक और कितना गैर लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्यों बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि मोदी जी को लगता है कि यह एक बड़ा मॉडल है, हम विकास को इससे जोड़ के देख रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि इसको विकास से जोड़ने का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सच्चाई है, चुनाव में कितना खर्च होता है। आज क्या हो रहा है? लोकसभा का चुनाव 3 से 4 महीने में, 5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। विधानसभाओं के चुनाव, किसी भी राज्य का चुनाव 2 से 3 महीने में हो सकता है। हम लोकसभा का चुनाव 5 साल बाद कराते हैं और 5 साल में 3-4-5 महीने के अंदर चुनाव खत्म हो जाता है। उसके किसी राज्य का चुनाव 2 महीने में खत्म हो जाता है। लेकिन हो क्या रहा है देश में? माहौल जो अब जिस तरह हमने ओवर पोलिटिसाइजेशन किया है। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां देश भर में माहौल बनाती हैं। उड़ीसा का चुनाव हो रहा है, देश की मीडिया पर दिन भर हम उड़ीसा की बात करते हैं, जैसे लगता है वो देश का चुनाव हो रहा है। तेलंगाना का चुनाव हो रहा है, हम देश के चुनाव के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां इतनी पावरफुल हो गई हैं, वो पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रही हैं, पूरी की पूरी मीडिया पार्टीज रन कर रही हैं। मीडिया की भूमिका बदल गई है। सच्चाई तो यह है कि देश भर में छोटे छोटे राज्यों में, तमाम राज्यों में चुनाव होते रहते हैं या होते रहे हैं पहले से भी। हम उन राज्यों के लोग उसकी बात करते थे। अब आज की तारीख में तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, हम उसके बारे में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हो, तो क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि उसके लिए कुछ पॉलिटिकल माहौल बनाया जा रहा है। चिंता यहां पे है। चिंता यह है कि हम कैसे प्रैक्टिकल हों। उसका बड़ा कारण क्या है? पॉलिटिकल पार्टियां सेंट्रलाइज्ड हैं। जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसमें भी कुछ लोगों का कब्जा है। 4 लोग पार्टी चला रहे हैं, परिवार पार्टियां चला रही हैं, और सत्ता का खेल भारत में इतना बड़ा हो गया है कि दिन भर सारा मीडिया, सारा तंत्र उन खबरों में लगा हुआ है। और पॉलिटिकल पार्टियां साल भर या 5 साल लगातार चुनाव के मोड में है, इसलिए दिक्कत है। दिक्कत कहीं और नहीं है। चलिए मानिए वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव होता है। आप सोचिए कि लॉजिस्टिक्स की बात हम करते हैं कि भारत में जब 2029 में चुनाव होगा, तब हमारी पास लगभग 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता होंगे। आज की तारीख में 96-98 करोड़ के आसपास मतदाता हैं। 1951-52 में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। तब भी भारत में 68 राउंड में 68 चरणों में चुनाव कंप्लीट हुआ था। अक्टूबर 2051 में चुनाव शुरू हुआ था, फरवरी लास्ट या मार्च 2052 तक चुनाव चला था। मौसम के नाते इतना लंबा खिंच गया था। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता होंगे मान लीजिए, तो चुनाव कितना लंबा चलेगा? एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव कराने में चुनाव आयोग को 6 चरण लग जाते हैं। ऐसे में देश भर में चुनाव कराने के लिए आपको कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हमारे यहाँ मौसम बदलते रहते हैं। 3 से 4 महीने के दरमियान भी एक इलाके में बारिश होती है, एक इलाके में बाढ़ आता है, दूसरे इलाके में सूखा पड़ता है। कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। एक राज्य का चुनाव टल जाए तो मालूम पड़ा उस राज्य के चुनाव को 2 महीना आगे टाल दिया, और उस चुनाव का इंतजार करेंगे रिजल्ट घोषित करने में। लॉजिस्टिक्स का कितना बड़ा सवाल है, उसके लिए कोई तैयारी भी नहीं है। अब हमारे यहाँ कुछ लोग तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, बताते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं, हम जो है ईवीएम मशीनें बना लेंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। सारा ईवीएम मशीनों का नहीं है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया इतनी लेंदी होगी कि लगभग साल भर पूरा देश उस मोड में होगा। आज तो पॉलिटिकल पार्टियां माहौल बना रही हैं, तब तो सारा का सारा देश चुनाव के मोड में होगा साल भर। 6 महीने के लगभग चुनाव चलेगा, 6 महीने से ज्यादा समय तक। आप सोचिए पूरी की पूरी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पूरी बात बेमतलब हो जाएगी। आज कुछ लोग समय समय पे ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कल आप चाहते हो कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, वन नेशन वन इलेक्शन बैलेट पेपर से चुनाव की आप बात ही नहीं कर पाओगे। कई महीने लग जाएंगे सिर्फ काउंटिंग करने में। ये पूरी व्यवस्था ही अलोकतांत्रिक है। ये पूरी व्यवस्था ही भारतीय समाज को कहीं न कहीं फंसा देगी, और हम इस विषय को लेकर ओवर एडवेंचरस हैं। अब सवाल उठता है कि भाई मोदी सरकार इतनी ओवर एडवेंचरस क्यों है, उसका फायदा क्या है?
तो आज की तारीख में मेरा मानना है कि मोदी जी का कोई फायदा नहीं है या इस सरकार का कोई फायदा नहीं है। 2029 में चुनाव होंगे, अगर ये 2019 के चुनाव होते, 2024 के चुनाव होते तो शायद मोदी जी के पक्ष में चीजें होती, क्योंकि मोदी जी का करिश्मा काम कर रहा था। 2014 और 2019 का चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया, तो मोदी जी के नाम पर राज्यों और विधानसभाओं दोनों चुनावों के एक साथ लड़ा जाता तो शायद उनकी पार्टी को बड़ा फायदा होता। हालांकि 2024 आते आते मोदी जी की छवि इतनी कमजोर हो गई है कि अब तो उसके नाम पे 2029 का चुनाव लड़ा भी नहीं जा सकता है। आज की तारीख में 2024 का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ करके भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई थी या बहुमत नहीं पाई थी, तो 2029 तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो एक बात होता है कि मोदी जी का निजी कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का किसी छवि से कोई फायदा हो जाए, हो सकता है किसी दूसरे पार्टी का कोई चेहरा बहुत बड़ा हो जाए, कल राहुल गांधी का चेहरा बहुत बड़ा हो जाए, हो सकता है उनका फायदा हो जाए। तो फायदे नुकसान की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मानना है कि मोदी जी का कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं है। अब इस पूरे मामले के खिलाफ एक तर्क है कि भाई देश भर में एक साथ चुनाव होंगे तो कुछ एक छवियों पे, कुछ एक नारों पे जो बड़ी पार्टियां हैं देश भर में काबिज हो जाएंगी। हो सकता है, क्योंकि हमारा चुनाव ही छवियों पे, नारों पे चलता है। जनता के पास बहुत जानकारियां नहीं है, जनता वोटिंग पैटर्न में बहुत अधिक सजग रूप से वोट नहीं करती है। हालांकि इसके खिलाफ लोग तर्क देते हैं कि हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि अभी पिछले चुनाव 2019 में मोदी जी उड़ीसा में उनको बड़ी बंपर जीत मिली, लोकसभा में और विधानसभा में भाजपा हार गई, तो उनको लगता है कि जनता बड़ी जागरूक है। सच्चाई ये नहीं है, उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे। सच्चाई तो यह है कि भारत की जनता अभी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न में भी बहुत अलग अलग क्लैरिटी नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जनता को यह भी समझ में नहीं आ रहा किन मुद्दों पर हमें वोट करना है। वोट लोग मुद्दों पे नहीं, नारों पे करते हैं, आदमियों के चेहरे पे करते हैं। हम बेसिकली अभी भी कुछ एक चेहरों पे चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर पे पिछले कुछ समय में, पिछले 10-15 सालों में यह और बढ़ गया है। मोदी काल में लगभग सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो 15 साल तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। अब राहुल गांधी के चेहरा इतना बड़ा करके लोग अपोजिशन उसके नाम पे चुनाव लड़ना चाहता है या लड़ने की कोशिश करेगा। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब यह है कि हम जिस स्थिति में हैं, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान सिर्फ मुंबई में मैंने 200 लोगों से बात की, कोई सर्वे नहीं था, लेकिन उन 200 लोगों में 60% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्हें यह भी नहीं मालूम था कि कौन से पार्टी का कौन सा प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। 55% लोग ऐसे थे जिन्हें अपने पूर्व सांसद का नाम तक नहीं मालूम था, लेकिन वोट तो दिया होगा 65-70% लोगों ने। और सब लोग चुनाव पे खूब बातें कर रहे थे, कोई मोदी के समर्थन में बात कर रहा था, कोई मोदी के विरोध में बात कर रहा था। हमारी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अभी भी कितनी गहरे खामियां हैं, इसको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। हम पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन को दुरुस्त कर पाएं, राज्यों के चुनावों में जनता की भागीदारी बढ़ा पाएं, या जनता के पास सूचनाओं का प्रवाह बना पाएं, जनता को समझ में आए कि चुनाव में हम वोट किसको देने जा रहे हैं, क्यों देने जा रहे हैं। सिर्फ नारों पे, कुछ बड़ी बड़ी बातों पे या कुछ चेहरों पे चुनाव होगा तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमें इससे आगे जाना है, इसके लिए हमें अपने सिस्टम के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है, हमें उस पर काम करना चाहिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे हमें उस दिशा में कोई प्रयास नहीं करने जा रहे हैं। आज हम जहां खड़े हैं, हमारे संसदीय सीटों का जो आकार बहुत बड़ा है, ज्यादातर इलाकों में लोग अपने जो सांसद है, जो होने वाला जो कैंडिडेट है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख के वोटिंग क्षेत्र में जो है एक सांसद चुना जाता है। अभी नई संसद बनी है, सांसदों की संख्या को बढ़ना है, देश भर में अलग अलग राज्यों में सीटें कम ज्यादा होंगी और सांसदों की संख्या बढ़ेगी और इससे चीजें थोड़ी सी और बेहतर होंगी। उसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है, उसमें भी बहुत तरह के विवाद होंगे, उसको हल करने की जरूरत है, और ताकि हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत कर पाए, संसदीय चुनावों को पारदर्शी कर पाए, फिर राज्य स्तर पे चुनाव जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन और बेहतर हो पाए, और दोनों को अलग अलग रख करके हम उसमें ज्यादा कारगर ढंग से सफल हो सकते हैं, और हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए। आज मेरा अपना मानना है कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा की तुलना में ज्यादा कारगर ढंग से होते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जनता ज्यादा करीब से जानती है। वो यही कारण है कि आप देखोगे विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने वालों की बड़ी संख्या होती है। लोकसभा चुनाव आते आते बड़ी पार्टियों के नाम पे, कुछ बड़े नारों के नाम पे चुनाव होता है। पिछले चुनाव में कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भले आ गए हों, लेकिन ये मुद्दे क्षेत्रीय नहीं थे। सिर्फ इन मुद्दों के पीछे बहुत तरह का गुस्सा और आक्रोश था, तो आपको लगा कि साहब क्षेत्रीय मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सवाल यह है कि मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों में अलग अलग पार्टीज का स्टैंड क्या है, जनता तक ये बात पहले पहुंचे, जनता उस आधार पे चूज करे। यहाँ तो जातियां इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं, सामाजिक गठबंधन काम कर रहे हैं चुनावों में, धर्म के नाम पे बड़े पैमाने पे वोटिंग पोलराइजेशन हो रहा है, पैसा बहुत पावरफुल रोल में है, प्रचार के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। आज की तारीख में पिछले चुनाव में हमारी वित्त मंत्री ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इसलिए इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि पैसा इतना इंपॉर्टेंट है।
आज हमारे संसदीय चुनाव में, हमारे विधानसभा के चुनाव में पैसे की भूमिका को कम करने की जरूरत है। लोकतंत्र को मजबूत करने के दूसरे और भी प्रावधान करने की जरूरत, जिसको हमको आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी उस दिशा में काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के जो फार्मूला थे सब कुछ हल कर देंगे। तो मेरा मानना है कि वो बहुत कारगर फार्मूला है नहीं। अब सवाल उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अगले सत्र में मोदी जी जब बिल लेके आएंगे या सत्र में इसको बिल के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा तो कितने सफल होंगे। निश्चित रूप से इस वन नेशन वन इलेक्शन को अभी के हालात में 2029 में भी अगर मोदी जी लागू करना चाहते हैं तो बहुत सारे जो बिल लाया जाएगा उसमें बहुत सारे संवैधानिक अमेंडमेंट होंगे और बहुत बड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। उसमें इतना आसान नहीं होगा उनके लिए बिल को पास करा पाना या इस मसौदे को पास करा पाना, और शायद वो मोदी जी जानते भी होंगे, क्योंकि आज की तारीख में वैसे भी उनकी सरकार का जो है अकेली उनकी पार्टी का बहुमत नहीं है सदन में, और उनके पास 2 सहयोगी हैं, उनको जोड़ के रखना है। और लेकिन इस सवाल पे तो अपोजिशन की तमाम पार्टीज को जोड़ना पड़ेगा, राज्यों में के जो लेवल पर जो पार्टियां काम कर रही हैं उनके साथ सहमति बनानी होगी। कोई छोटा मोटा काम नहीं है और मोदी जी के लिए ये बिल्कुल ही आसान काम नहीं, क्योंकि भारतीय राजनीति इस वक्त सामाजिक या राजनीतिक गोलबंदी का दौर चल रहा है। लोग विरोध में खड़े हैं तो विरोध में खड़े हैं, तार्किकता थोड़ी सी कम हुई है। तो मेरा मानना है कि इस बिल को, इस मसौदे को आगे बढ़ाना मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं होगा और मोदी जी भी शायद जानते होंगे। अब सवाल उठता है तो फिर मोदी जी इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी एक एडवेंचरस आदमी है। बेसिकली नए आइडियाज और नए मसौदों को अपने नाम पे करने की उनकी आदत है। यूं तो ये मसौदा 2019-20 से मोदी जी उछाल रहे हैं, पिछले चुनाव के समय से उछाल रहे हैं, लेकिन इसके पहले से भारतीय राजनीति में इसकी चर्चा हो चुकी है। लॉ कमीशन ने 1999 में इस तरह की कुछ बातें की थी, चुनाव आयोग इसके पहले बात कर चुका है। लेकिन जब से मोदी जी ने इस विषय को उठाया है, इसको देश और विकास से जोड़ के रखा है, उन्होंने इससे जोड़ा है और उसको एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में ढाला है। अब उसको उस पर, इस पूरे मामले पे, इस पूरे मसौदे पर उनका अपना स्टैंप लग चुका है। वो इस स्टैंप को पुश करना चाहते हैं। अब ये स्टैंप के रूप में ये मुद्दा रहेगा। हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन न हो 2029 में, लेकिन वो 20 साल बाद भी जब इस मुद्दे की चर्चा होगी तो मोदी जी की चर्चा होगी, क्योंकि मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया था। और इस मुद्दे को देश के विकास से जोड़ करके हो सकता है 29 में भारतीय जनता पार्टी या मोदी इसको अपने पक्ष में बनाए कि हमने इसके लिए कोशिश की, हम चाहते थे, लोग इसके साथ नहीं खड़े हुए। तो मेरा मानना है कि बस इतनी ही उनकी मंशा है, इससे ज्यादा कोई मंशा नहीं। हो सकता है इसी मसौदे को लेकर के इतना इमोशनल कंटेंट, इसका इमोशनल कंटेंट जो है उनको लगता है इतना बड़ा हो जाए कि वो अपने विरोधियों का जवाब दे रहे हैं। हो सकता है अपने पार्टी के बाहर और पार्टी के भीतर भी जो उनके विरोधी हैं उनके सामने भी अपने आप को खड़ा कर रहे हो कि मोदी जी अभी भी नए आइडियाज के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मोदी जी के पास कोई दूसरा बड़ा आइडिया नहीं है इससे बड़ा। ये आइडिया पिछले 3 महीने 4 महीने चुनाव के पहले से वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग जो है एक तरह से इसको शिगुफा के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया हो या पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया हो। मैं उनके इंटेंशन पे सवाल नहीं खड़ा करता हूं, उनको राजनीति करने का हक है, इस तरह के आइडियाज को आगे बढ़ाने का हक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी जो इस मामले की है वो बहुत साफ तौर पे दिखती नहीं है। तो मेरा मानना है कि यह मसौदा कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा और इससे जो भी पॉलिटिकल फायदा हो जाए मोदी जी का हो जाएगा, लेकिन उनको कोई लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा नहीं मिलने जा रहा है। बहरहाल किसी और विषय में बात करेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।